हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CTET कक्षा 6 to 8 पेपर 2 30 दिसंबर 2021 को हुए एग्जाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। सेट नंबर 18, इससे पहले ऑलरेडी हमने 17 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पालवंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और पालवंश। फोर्थ ऑप्शन में है गुर्जर प्रतिहारों, चोल वंशों और पालवंशों। यहाँ पे देखेंगे कि कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंशों के द्वारा संघर्ष देखने को मिलता है और संघर्ष करते दिखते हैं। ठीक है, सदियों से देखते हैं कि इस कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए, ठीक है, एक इन लोग के लिए केंद्र की तरह था ये कन्नौज। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश ये सदियों से संघर्ष करते दिखते हैं आपस में कन्नौज पर संघर्ष पाने के नियंत्रण पाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और ये पालवंश, यही तीनों वंश थे जो कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करते दिखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वंशों के द्वारा इस पर कन्नौज को अधिकार पाने के लिए संघर्ष किए जा रहे थे, जिसकी वजह से इतिहासकार इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिए थे। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। और वक्तव्य दिया हुआ है, वक्तव्य ए में दिया हुआ है, महाजन पदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। वक्तव्य बी में दिया है कि औजार बनाने और कृषि की उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन दिया है कि महाजन पदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे, ऐसा नहीं है। केवल किसानों से ही नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे तो शिल्पकारों से भी उन लोगों ने कर लगाया था, चरवाहों पर भी कर लगाया था, व्यापार के माध्यम से जो खरीद रहे थे और बेच रहे थे उन पर भी कर लगाया था। ठीक है, तो ऐसी स्थितियाँ थी, सिर्फ केवल किसानों पे ही कर नहीं वसूल रहे थे जब महाजनपति जो शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया कथन। वक्तव्य भी देखेंगे आप कि लिखा है कि औजार बनाने और कृषि की उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। तो ये बात सही है। अच्छे जब औजार बना लेंगे कृषि की तो उन्नति तो होगा ही, अनाज की अधिक पैदावार तो बढ़ेगा ही, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ए गलत है और बी सही है यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट है, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसने विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। 2 ऑप्शन में है, वह धर्म और धर्म मुखियों पर करना चाहता था, ये नियंत्रण यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। चलिए अब सही है। वह धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था, वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था, वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि वह धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था। ठीक है, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि वह धर्म और धर्म के जो मुखिया थे उन पर नियंत्रण करना चाहते थे। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार बताना है। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था। ऑप्शंस हैं, केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। फोर्थ ऑप्शन में आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो ये है कि वो मुगल साम्राज्य का स्थिरता का आधार ये था कि भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। मुगल साम्राज्य स्थिरता का सबसे बड़ा जो आधार था ना, ये था कि भूमि कर, यानी कि भूमि पर वो कर जो लगा रहे थे उससे जो आय हो रहा था उसका जो मुख्य साधन था, जिसकी वजह से उसमें मुगल साम्राज्य में स्थिरता देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास की रामचरितमानस खालिस्तान भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस से जो लिखे हैं, है ना, ग्रंथ जो लिखे हैं किस भाषा में लिखी गई ये बताना है। संस्कृत, ब्रजभाषा, हिंदुस्तानी या फिर अवधी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा
वो ये होगा कि उन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे हैं। नेक्स्ट है वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम के को मुक्ति का मार्ग बताते थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और वो उनका जो था वो शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता जो है वो किससे संबंधित है? ये कौन थे? जो बौद्धों को और जैनों को कटु आलोचक भी थे और साथ में शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये थे। इसका जो सही आंसर है वो ये है, नैनार और अलवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नैनार जो थे ना वो शिव को समर्पित संत मानते थे और जबकि जो अलवार थे वो विष्णु को समर्पित संत मानते थे। ठीक है, तो विष्णु को मानने वाले को अलवार कह रहे थे और नैनार जो थे वो शिव को मानने वाले थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गौंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्यक में फैली हुई हैं? सवाल है, गौंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्यक में फैली हुई हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, या फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो गौंड है आज के डेट में तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के राज्यों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन में तो मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, वह छत्तीसगढ़ तो दिख रहा है, साथ में आपका मध्य प्रदेश यहाँ इसमें ऑप्शन में नहीं है। महाराष्ट्र देखेंगे तो ठीक है, इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गौंड जो जनजाति है आज के समय में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन में जो ऑप्शन में दिया हुआ है विकल्प में, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। बी में है अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। थर्ड में है सी ऑप्शन में है दिकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की थी। यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला कथन दिया है ना कि बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे, बात सही है। ठीक है, जो कथन बी में दिया है कि अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे, कभी खुश थे ही नहीं। ठीक है, अंग्रेजी राज में होने वाले जो परिवर्तन हो रहे थे उससे आदिवासी समूह खुश नहीं थे। जबकि दीकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की थी, ये भी बात गलत है। दीकू लोगों ने आदिवासियों और आर्थिक सामाजिक संबंध में सहायता की थी। दीकू लोग कौन थे? जो बाहर से किसी राज्य में जो आते थे ना, बाहरी जो लोग थे, जैसे कोई मान लो बिहार में है तो बिहार कोई दूसरे राज्य से आकर के वहाँ बस रहे हैं, या फिर कोई दूसरी जो चीज़ें हैं जो वहाँ पर ला करके ताकते हैं, जो ला कर वहाँ प्रवेश कर रही हैं, तो ये दीकू लोग कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संबंध में सहायता की थी, तो ये भी बात गलत है। यहाँ पे सिर्फ कथन ए सही है, तो इस हिसाब से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? ठीक है, सीधा सवाल है कि जो सतनामी आंदोलन था ना वो किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन है यहाँ पे पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए, उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, या फिर पश्चिम भारत के मैला साफ करने वाले समूहों के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सतनामी आंदोलन है ना, ये घासीदास का नाम सुने आप, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था ये। ठीक है, और यही जो घासीदास हैं ये चमड़े के जो काम करने वाले लोग थे उनके बीच में ये काम किए थे और अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक आंदोलन का आयोजन भी किए थे। मध्य भारत में देखेंगे कि सतनामी आंदोलन की इन्होंने ही स्थापना किया था, तो ये चमड़ा से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 दिख रहा है ना, कि मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, इन्हीं के लिए ये सतनामी जो आंदोलन था शुरू किए थे घासीदास। ठीक है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से
अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जातीय उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं? ऑप्शन है सतनामी आंदोलन पंजाब, मतुआ पंथ जो है तमिलनाडु, ये मटुआ है, ठीक है, मटुआ पंथ तमिलनाडु, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, आर्य समाज केरल। तो यहाँ पे जाति उन्मूलन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि ये जो सतनामी आंदोलन था वो घासीदास के द्वारा शुरू किया गया था, चमड़े के जो लोग थे उनके लिए कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, है ना। इस बार फिर देखेंगे जो आर्य समाज है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने पंजाब से आर्य समाज नामक सुधार संघ की स्थापना की थी, तो ये विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किए थे आर्य समाज जो था। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बच रहा है दो, उसमें देखेंगे कि जो सत्यशोधक समाज है इन्होंने जातीय उन्मूलन के लिए ये देखने को मिलता है, इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव को क्षेत्र में से मेल खाते हैं? तो ये सही समय इसका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट है में सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? ये ऑप्शन में है, निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं, घासीदास। जाति के आधार पर लोगों ने भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति संबंध रखती है, श्री नारायण गुरु ने कहा था। शूद्र और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिबा फुले, ठीक है। यही ज्योतिबा फुले हैं जो सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है वो घासीदास के बारे में जो दिया हुआ ये कथन यहाँ पे तो गलत है, ये है ना। ये तो बताइए थे अभी ऊपर में, तो क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। ये चमड़े वाले जो काम करने वाले वर्ग थे उसके बीच में काम कर रहे थे और उसमें उनके लिए देखेंगे संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी ऑप्शन है कि जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति संबंध रखती है, ये श्री नारायण गुरुदास का देखेंगे कि कथन है, तो ये सही है। जबकि शूद्र और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिबा फुले ने कहा था, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थे और उनका जो उनका जो तर्क था यही था। तो यहाँ पे देखेंगे बी और सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कथन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी और सी ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन से वक्तव्य सही हैं? ये ऑप्शन में है, अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का अधिकार था, बात सही है कि अधिकांश नौकरियों पर देखेंगे कि अंग्रेजों का अधिकार था, ये सही है। इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर होने से रोका जा सकेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से होने से रोका जा सकेगा, तो ये भी सही है, ठीक है। जबकि सी में देखेंगे क्या दिया है कि इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार का अवसर बनाएगा, ये तो बात गलत है ना। भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिकार रोजगार का अवसर बनाएगा, ठीक है, ये तो बात गलत है। अगर इतने ही सोचते भारतीयों के बारे में ब्रिटिश लोग तो फिर तो बात ही कुछ और थी। यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ जो कथन सही है ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, तो ऑप्शन आगे पीछे हो चुका है, तो यहाँ पे देख लेंगे ये और बी सही है, ठीक है। तो इसको 1 मान लीजिए, फिर 1 सही है। नेक्स्ट है रॉलेट सत्याग्रह, जो रॉलेट एक्ट हुआ था ना, तो रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करना आपको और उचित विकल्प बताना है, कौन सही है कौन गलत है। विकल्प ए में है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है ना, ये सही बात है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी, ये बात सही है, ठीक है। कथन बी देखेंगे क्या दिया है, इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थी, बात सही है, इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थी। जो एक्ट आम आदमी को मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था, ये बात गलत हो गई। जो एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार को तो छीना जा रहा था, सशक्त कहाँ हो रहा था, मजबूत कहाँ हो रहा था, छीना जा रहा था ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी गलत है यहाँ पे। सी में क्या दिया है,
6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये भी बात सही है कि 6 अप्रैल 1919 को देखेंगे आप कि अपमान और याचना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही है वो है आपका ए और सी। ठीक है, ए और सी यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड के साथ चला जाएगा, ए और सी यहाँ पर कथन सही है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला कथन में कि 6 अप्रैल 1919 को इस अधिनियम का हिंसक विरोध के दिन के रूप में, अपमान व प्रार्थना एवं हड़ताल के दिन के रूप में मनाने के लिए कहा था। किसने? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, गांधी जी के कहने पर ही ये अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थीं? आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थीं? ठीक है, ये जो थी मीराबेन थी वो गांधी जैसी गांधीवादी थी, फिर भी ये पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी। क्या कारण था? तो ऑप्शन है, इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे। ठीक है, इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि वे नए कारखानों में काम करने के चयन करेंगे। या फिर इससे श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि मशीनें किसानों की जगह ले लेंगी। क्या कारण था? तो ये इनका आलोचक थी। इसके वजह ये था कि उनको लगता था कि इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सही कथन है। तो ये बी यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मीराबेन जो है गांधीवादी होते हुए भी देखेंगे कि विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब मानचित्र के बारे में पूछा गया, क्लास 6 का है। ठीक है, क्लास 6 का देखेंगे, एनसीईआरटी का बुक चौथा या 5वां चैप्टर दिया हुआ है मानचित्र चैप्टर, उसी चैप्टर से उठाया गया सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सही क्या है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चित्र। बात सही है, चित्र मतलब प्रतीक, तो ये सही है। बी ऑप्शन में है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपीय देशों का कागज़ पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। बात गलत है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन में क्या है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव, शहर या कस्बा को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो ये सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो देखेंगे कि ए और सी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। सवाल है, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान करना आपको। ये में दिया हुआ है, विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। विषुवत वृत्त जो है इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। और बी में है, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब अब विषुवत रेखा के ऊपर में है ना। तो ये कौन है? उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है या फिर दक्षिण अमेरिका है। तो अगर आप ग्लोब के अगर देखेंगे, ग्लोब आप देख रहे होंगे, ग्लोब को मानचित्र ग्लोब पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका, तो ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो जहाँ से देखेंगे विषुवत ऋतु जो है वो लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। और इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे, सवाल भी आ सकता है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती हैं। तो ये है अफ्रीका ही है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला है, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे देखें ग्लोब है तो ये वाली जो रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, और ये सभी का जो देखेंगे त्रिज्या है वो क्या है, लगभग सबका समान है। ठीक है, और ये काल्पनिक है और ये अर्धवृत्त की रेखाएँ हैं। तो ये देखेंगे ये पूरी तरीके से क्या है, ये अर्धवृत्त रेखाएँ ही हैं। तो ये बात सही है।
बी ऑप्शन में है प्रमुख अम्योत्तर पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। प्रमुख अम्योत्तर जो है वो पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये बात सही नहीं है। 180 पूरब एवं 180 पश्चिम यामोत्तर गोलों पर एक दूसरे के विपरीत है, ये भी बात गलत है। डी ऑप्शन में है कि देशांतरीय यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। देशांतरीय यामोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ देखेंगे बढ़ने पर वो घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, बात सही है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ से देखेंगे ये वाला, तो यहाँ से देखेंगे कि ये वाला देखेंगे, ये जो हमारे 2 देशांतरी रेखा है, इस पीछे देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीधे जैसे वृत्तों पर जाएंगे तो ये घटता चला जाएगा, जैसे केंद्र में जाएंगे आप कहाँ पे ध्रुवों पर, तो ये पूरा तरीके से घट जाता है, 0 हो जाता है बीच का डिस्टेंस, है ना। ये वाले देखेंगे यहाँ से, ये वाला बात समझ में आया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे देखेंगे ए और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और डी यानी कि थर्ड ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। तो 48 का जो सही आंसर है वो है आपका ए और डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं। कथन बी है CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, ए और बी दोनों सत्य है यहाँ पे, क्योंकि हरे पौधे CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन तैयार करते हैं, बात सही है। जबकि देखेंगे कि CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुँच सकता है? 4, 6, 7, 5 या फिर 7, ठीक है। ऑप्शन आगे पीछे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना? 5 इसका सही आंसर है। 5 या उससे अधिक आता है तो देखेंगे कि वस्तुएं जो है वो गिरने लगती हैं, तो यहाँ पे 5 सही हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूदा ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है स्थान के अक्षांश पर, ठीक है। स्थान के अक्षांश पर, तो ये सही है। स्थान की ऊंचाई पर समुद्र तल से, ठीक है, तो ये भी सही है। ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है ना। ह्यूमिडिटी जो है वो स्थान की ऊंचाई पर भी डिपेंड करता है। और बाकी अच्छा सी ऊपर चला गया है, डी नीचे आ गया है, खैर कोई बात नहीं। गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति होने पर, तो ये भी बात सही है। स्थान के देशांतर पर, तो देशांतर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखेंगे जो कथन सही है वो है ए बी डी। तो ए बी डी कहाँ पे है? ये दूसरा ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये वाला सही। ए और बी डी यहाँ पे सही है, ये सही है, ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। स्थान के अक्षांश पर भी डिपेंड करता है, स्थान की ऊंचाई पर भी, और गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो आप अनुभव करते हैं ना वायु में मौजूदा ताप व शीतलता ह्यूमिडिटी, तो वो इसी 3 वजह से निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। सी ऑप्शन में है नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो पहला कथन देख लेते क्या है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, ठीक है, तो ये सही है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, तो ये भी सही है। और नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं रोकती, तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे सी गलत दिख रहा है, तो यहाँ पे ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा, ए और बी सही है। नेक्स्ट है,
जब कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूख पाता, निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझा जा सकता है? वायु में गैसों की उपस्थिति, वायुदाब, आर्द्रता, मौसमी पवनें। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपको भी पता होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ठीक है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है वो ही दर्शाता है, उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इधर दिया हुआ है वनों का प्रकार। ठीक है, निम्नलिखित मिलान करना आपको। एक तरफ वनों का प्रकार दिया है, भारत में उसका स्थान दिया हुआ है कि कौन सा वन कहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, मैंने कई बार इस तरह का सवाल को करवाया आपको। तो कटीले झाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, जबकि मैंग्रोव वन आपको सुंदरवन ही देखने को मिल जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को कहाँ मिलेगा आपको? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर। तो ध्यान रखेंगे वर्षा वन होगा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, है ना। तो ये चला जाएगा इसके साथ। जैसे ये पश्चिमी घाट है तो इधर वाला एरिया में देखेंगे क्या होगा? वर्षा वन होगा, इधर हो जाएगा आपका पर्णपाती वन, है ना। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, तो ये चला जाएगा आपका 2 के साथ, वर्षा वन वाला, पर्णपाती वन वाला ना, सॉरी ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर वो होगा ए का 3 है ना। तो ए का 3, अच्छा ये 3 है तो ये सही दिख रहा है। और बाकी यहाँ भी है, बाकी बी का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये जो कि दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है। इस बार देखेंगे सी का 1 होना चाहिए, तो सी का 1 है, यहाँ पर 4 है, तो मतलब ये गलत हो गया और यहाँ पे ये सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक अध्यापिका, ये लग रहा है पेडागोगी का सवाल है क्या? एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठक के संदर्भ में पढ़ा रही हैं। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती हैं और अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा रहा है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही होंगी? ठीक है, तो ये कर रही होंगी ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ प्रवास होना चाहिए था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी, उच्च आय। क्या हो सकता है एक प्रवास का अपकर्ष कारक? ये आपको पूछा गया है। तो ये हो सकता है आपका कार्य हेतु अच्छे अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च आय। ये तीनों के लिए आप हो सकता है प्रवास कर जाएं। तो यहाँ पर ए बी डी सही होगा। ठीक है, ए बी डी कहाँ पे है? ये सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, केवल ए बी डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन में है प्राथमिकी गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। बी में है बैंकिंग, यातायात और विज्ञान द्वितीयक गतिविधियों के उदाहरण हैं। सी ऑप्शन में तृतीयक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका कथन ए सिर्फ सही होगा यहाँ पे। ठीक है, प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है, ये बात सही है। प्राथमिक गतिविधि में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण उत्पादन शामिल होता है, यह प्राथमिक गतिविधि भी होता है। द्वितीय गतिविधि मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, जबकि सर्विस सेक्टर जो होता है वो तृतीयक गतिविधि में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग, यातायात जो है विज्ञापन है, ये द्वितीयक नहीं, ये तृतीयक होना चाहिए। और तृतीयक में लिखा है कि गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों प्रसंस्करण, ये हो जाएगा आपका द्वितीयक होना चाहिए। लेकिन एक प्रसंस्करण जो है ये ना, ये आपका द्वितीय गतिविधि का है, ना कि तृतीय का। तृतीय का हो जाएगा बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन। तो ये वाला इसमें आता और ये वाला उसमें चला जाता, तो उल्टा पलटा दे दिया है बी और सी में। तो इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सिर्फ सही है, तो कथन ये यहाँ पर बिल्कुल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, लद्दाख होगा इसका आंसर, कई बार मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लद्दाख को ही छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। जो लद्दाख है इसे हम लोग छोटा तिब्बत भी कहते हैं। नेक्स्ट है,
संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किसी मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ये है एकता होगा, नहीं एकता नहीं होगा। विविधता होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? समानता। समानता इसका सही आंसर होगा। समानता का मूल्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कितने अंग हैं या कितने स्तर मौजूद हैं? 2, 1, 3 या 4? तो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन है? तो देखेंगे केंद्रीय स्तर का है ना, एक राज्य स्तरीय है और एक स्थानीय सरकार है। ठीक है, ये 3 तरह का स्तर पर काम करती है हमारा सरकारें। नेक्स्ट है, भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, भारतीय मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्र रूप से पूर्व भी था। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। ठीक है, या फिर औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था, या फिर कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। यही कथन सही है। ठीक है, यही कथन यहाँ पे सही है। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि भारतीयों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान किया था, तो ये गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? क्या कारण है कि छोटी जो कार्यशाला है और कारखाने हैं कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? ऑप्शन है, इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए, इससे नियोक्ता पर काम पर दायित्व बनता है, ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। क्या कारण है? तो यहाँ पे देखेंगे जो तीनों कथन है ये सही है। ठीक है, इन कामों के लिए तकनीक कौशल योग्यता नहीं चाहिए। बी ऑप्शन में किसी नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है, और साथ ही देखेंगे ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं, तो इसीलिए देखेंगे ये अस्थायी रूप से इन लोग को रखा जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट है, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। बी ऑप्शन में है, गाँवों में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है पहला कथन। क्या लिखा है कि लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरे की भूमि पर काम करते हैं, तो ये बात गलत है। पूरे वर्ष कहाँ करते हैं? हमारा जो देश है वो तो लगभग मानसून पर डिपेंड है, तो पूरे वर्ष तो हो नहीं सकता। गाँव में स्त्री पुरुष दोनों ही कृषि कार्य में लगे रहते हैं, तो ये सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे हमारे भारत की ऐसी स्थिति है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न भी है, संविधान के किस भाग का प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? मूलाधिकार, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्षता या फिर संघवाद? तो इसका जो सही आंसर वो है आपका मूलाधिकार। क्या है? मूलाधिकार ये जो है ये संविधान के अंतरात्मा कहा गया है। तो यहाँ पे 1 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।